बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, अगस्त का महीना हम सब की ज़िंदगियों में बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने बरसग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से नवाजा था। हर साल जब अगस्त का महीना आता है तो हम पाकिस्तानी चाहे कहीं पर भी हों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और इंडिपेंडेंस डे बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। लेकिन इस साल अगस्त का महीना आज़ादी की खुशियों के साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया। पेरिस ओलंपिक्स में जब हमारा सब्ज़ हिलाली परचम सबसे ऊंचा लहराया तो ना सिर्फ हमारी आंखों में आंसू आ गए बल्कि हमारे सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गए। अरशद नदीम हु इज़ अ नेशनल हीरो, उनकी फ़तह ने ये बात साबित कर दी कि अगर इंसान दिल में ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एंड सेम गोज़ फॉर योर हेल्थ। अगर आप फैसला कर लें कि आज से आपने अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलना है, सादा खुराक खानी है, वर्जिश करनी है, तो ट्रस्ट मी, आप हर बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। और यही है हमारे प्रोग्राम का मकसद। और इस कोशिश में हमारा साथ देते हैं अ रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट जो कि पाकिस्तान के अजीम बेटे हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत कैसे हैं शुक्रिया सर आप? ठीक जी। ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, जिस तरह कि मैंने जिक्र किया कि ये अगस्त का महीना बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी लेकर आया, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डेफिनेटली हर वो बेटा जो कि मुल्क का नाम रोशन करता है वो एक अजीम बेटा है, लेकिन हम सब अपने अपने जो डोमेन्स हैं उसमें कोशिश करते हैं कि मुल्क के लिए कुछ करें। तो इस हवाले से आप डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओवरऑल जो हमारी आवाम है उसको क्या कहना चाहेंगे? जी आई थिंक सबसे पहले तो सबको आज़ादी मुबारक हो। देखें, बहुत ही मुबारक दिन है और ये बहुत बड़ी आज़ादी, बहुत बड़ी नेमत है। आप उन मुल्कों से पूछे जहाँ पे आज़ादी नहीं है, जो अंदर अप्रेशन है, और यहाँ पे ये आज़ादी है। तो मैं और आप बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, पब्लिक हमारी जो आराम से प्रोग्राम हमारा देख रही है, और इस मुल्क में अमन सुकून है। और इसी आज़ादी वाले दिन हमें अपने शोहदा को नहीं भूलना चाहिए कि जिनकी बदौलत हम आराम से बैठे हुए, जिन्होंने हमारी सरहदें सिक्योर की हुई हैं, जिन्होंने हमारी अमन रखा, मुल्क के अंदर अमन रखा हुआ। और रोज़ाना हमारे चाहे सिविलियन हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे आर्मी वाले हैं, शोहदा अपनी जानें कुर्बान दे के हमें महफूज करते हैं। तो ये उन्हीं के मरहून मिन्नत है कि हम यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। और अभी आपने जो जिक्र किया, यहाँ पे आई थिंक हर को अपनी अपनी कैपेसिटी में और जो जो उसकी डोमेन है, उस डोमेन में मेहनत करके अपने हिस्से का काम 100% सही करना चाहिए। तब ये मुल्क तरक्की करेगा। और हम ये ना करें कि जी उसने इतना काम किया तो मैं क्यों इतना काम करूं। जो आपके हिस्से में आता है, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो 100% उसका दें। इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। अभी देखें कि अरशद नदीम को देख के उसने मुल्क का नाम रोशन किया। वो नेशनल, जैसे आपने कहा, कोई नेशनल हीरो है, और उसने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में ये गोल्ड मेडल लेके आया। और ये 40 साल के बाद पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि गोल्ड मेडल, पहले हॉकी टीम हमारी लेके आती थी, लेकिन माशाल्लाह उसको बड़ा अच्छा हुआ। और आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि अरशद नदीम को जिन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, कोच का बड़ा रोल है, वापडा का बड़ा रोल है। आपको पता है कि वो वापडा का एम्प्लॉई है। सही सही। और वहाँ पे पहले ग्रेड 8 में उसे रखा, फिर ग्रेड 8 से उसे प्रमोट करते थे। जो जो वो अपने मेडल्स लेता गया तो उसे प्रमोट करके ग्रेड 18 में प्रमोट कर दिया। अब ग्रेड 18 में तो मैंने तो सुना है कि इस गोल्ड मेडल के साथ उन्होंने 19 ग्रेड में प्रमोट कर दिया। और माशाल्लाह जहाँ उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, जहाँ पे उसको पैसों की ज़रूरत थी, जहाँ बाहर भेजने की ज़रूरत थी, टर्की था या साउथ अफ्रीका था, वहाँ पे उन्होंने कहा जी को ट्रेनिंग बेहतर होती है, वहाँ पे भेजा। भी लास्ट ट्रेनिंग वहाँ पे भी। तो ये हमें आई थिंक जिन लोगों ने इसे स्पॉन्सर किया, लुक आफ्टर किया, स्पेशली वापडा ने जो लुक आफ्टर किए, हमें उनकी खिदमात को भी नहीं भूलना चाहिए। उनके बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने, मैं ये बात वो कर रहा हूँ जो कि 2 चेयरमैन वापडा हैं, एक पास जो रिटायर हो चुके हैं और एक दूसरे जो प्रेजेंट है, ये उनकी सासत से मुझे पता चला। और ये आई थिंक उस अदारे को तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है जिसने ग्रूम किया और ये स्पॉन्सर किया। लेकिन इस इंडिविजुअल की, नदीम की जो है, देखिए उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, सबसे ज़्यादा दूर उसने अपना नेज़ा फेंका और माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेकनामी लेके आया। और मैं आई थिंक बड़ा खुश हूँ कि उसको पब्लिक ने
इतनी पजीराई दी और इतने गर्मजोशी से वेलकम किया, गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया और उसके ऊपर इनामात की बौछार हुई और वो डिज़र्व करता है। वो और डिजर्व उसने करता वो है, एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ लेके आया है और नेशनल हीरो है और बहुत अरसे के बाद एक अच्छी खुशी की खबर जो है वो हमें मिली है। बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बातें की और ऐसे ही है कि इंसान अकेला कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका बड़ा रोल है। फिर आप जिस इदारे के साथ मुंसलिक हैं अगर वो आपकी पजीराई करता है तो फिर आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यही हमारा मैसेज है कि हमने साथ मिलकर आगे बढ़ना है। और आते हैं अपने दिल के प्रोग्राम की तरफ कि हम हमेशा से ये कहते हैं कि दिल का मरीज़ जो है वो खुद तो दवाइयाँ ले, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों का उसमें भी बड़ा रोल है कि अगर वो कहीं पर कोताही कर रहा है तो घर वाले उसको याद करा सकते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम हमेशा से ये मैसेज देते हैं अपने प्रोग्राम में कि दवाइयाँ इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके घर वाले, उसकी कम्युनिटी वाले कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, आई थिंक फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है और फैमिली हमेशा आपको याद दिलाती है कि जी कि आप जो है वो दवाई अपनी बाकायदगी से लें और अभी टाइम हो गया दवाई का, दवाई ले लें और दवाई कभी भूलें ना। और कहीं अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़े यानी सफ़र में जाना पड़े, अपने शहर से या घर से बाहर जाना पड़े, कुछ दिन बाहर रहना पड़े, तो अपने उतने दिनों की दवाइयाँ साथ लेके जाएं और दवाई को खाना कभी, मैं हमेशा मरीज़ को कहता हूँ कि खाना भूल जाएं, दवाई ना भूलें और आपको कभी कोई इमरजेंसी नहीं होगी, आपको इमरजेंसी में अस्पताल नहीं भागना पड़ेगा और परेशानी नहीं होगी। तो ये आई थिंक फैमिली को जब आप इन्वॉल्व करते हैं पेशेंट की केयर में तो फिर हर कोई अपना अपना हिस्सा बताता है। लेकिन फैमिली को हमेशा एक शिकायत होती है जी कि ये बड़ी एहतियाती करते हैं, खाना जहाँ पे रोकते हैं वहाँ पे गुस्से हो जाते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं सिगरेट ना पिए वहाँ पे गुस्से हो जाते हैं। ये बड़ा ज़रूरी, देखिए फैमिली जो है बेचारी आपकी सेहत के बारे में वरीड होता है। देखिए हमारे जो घर का सरबराह होता है वही सब कुछ होता है और उसके इर्द गिर्द वो घर वालों की दुनिया घूम रही होती है और वो सेहतमंद है तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो आई थिंक एक बंदा है जो कि ब्रेड विनर है, वो लेके आता है, कमा के लाता है, घर चलाता है अपना, और वो जब उसे कुछ हो जाए, उसकी सेहत को कुछ हो जाए, वो बीमार पड़ जाए तो सारे का सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम सब की आई थिंक मजमूई तौर पे कोशिश एज अ फैमिली होनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखें और जहाँ पे कोई खुदा न खासा बीमारी हो जाए और वो आपको कोई इलाज तजवीज़ किया जाए तो फैमिली सपोर्ट करे और टाइम पे उन्हें दवाई देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, शेख मोहम्मद अरशाद बोल रहा हूँ मुजफ्फराबाद आजाद किशमिश। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिएगा। जी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ 2013 से। ठीक है। तो मेरी पहली एंजियोग्राफी हुई थी 2014 में AFIC में, उसके बाद 2023 में हुई अल फारूक अस्पताल में। अब पसीना बहुत आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दर्द वगैरह भी होता है आपको और एज क्या है आपकी? एज 53। अच्छा ठीक है, कोई दवाइयाँ दी थी या स्टेंट डले थे आपको? नहीं, बस वो दवाई पे रखा है हुआ है। आखिरी अच्छा, एंजियोग्राफी ठीक है। में क्या बताया? आखिरी एंजियोग्राफी में उन्होंने क्या बताया था कि कितने % ब्लॉकेड है? कहते हैं कि एंजियोग्राफी बस ठीक, आपको दवाई पे रखेंगे कि स्टेंट वगैरह कोई नहीं डालना। ठीक है, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, कुछ पता है आपको? जी, न्यूट्रिन 6.4, नाइट्रोमेंट और भी कुछ 3-4 दवाइयाँ हैं। अच्छा ठीक है, कोई दर्द भी आ रहा है, सांस फूल रहा है, कोई और मसला भी इसके साथ हो रहा है? जी, इसके साथ पसीना बहुत आ रहा है और सांस फूलता है चलते चलते। ये कब से हो रहा है आपको? ये कोई आफ्टर डेट हो गया। अच्छा ठीक है, डॉक्टर के पास गए हैं, कोई टेस्ट हुए हैं ताज़ा अभी? नहीं, अभी नहीं हुए। वो डॉक्टर मेरा कल बैठेगा ठीक है, तब दिखाएंगे। कोई शुगर भी है आपको, ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल्ड है? जी, बीपी भी हाई रहता है और शुगर भी है। अच्छा ठीक है दिल सर, का कुछ EF कितना है? एको अल्ट्रासाउंड हुआ कोई दिल का? एको हुआ है? इजेक्शन फ्रैक्शन आपको पता है कितना है आपका? ये परसों मैंने चेक कराया था, बीपी कोई अल्ट्रासाउंड? नहीं, अल्ट्रासाउंड, दिल का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें पता है कि देखो। दिल कितना काम कर रहा है? जी। कहते हैं दिल ठीक काम कर रहा है, हम्म। तो दवाई पे रखेंगे आपको। चलो अच्छा ठीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक इनकी 2 एंजियोग्राफीज हुई, एक 2014 में, एक अभी हुई 2023 में, और उसमें आई थिंक कोई ख़ास बीमारी या ब्लॉकेज नहीं निकला। उन्होंने कहा जी कि कोई स्टेंट वगैरह की जरूरत है। इसका मतलब इतना मसला नहीं है। मेन इनका मसला होगा ब्लड प्रेशर का, और वो ब्लड प्रेशर के लिए उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी हुई हैं
इजेक्शन फ्रैक्शन हमने पूछा कि एको में जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें क्या, उन्होंने कहा जी दिल सही नॉर्मल काम कर रहा है, तो फिर इतना बड़ा मसला तो कोई नहीं है। ठीक है इन्हें ये चाहिए कि अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहें, और ये मौसम तो है ही पसीने वाला। सर, मैं ये कहने वाली थी, इसमें अच्छे खासे जो लोग हैं उनको भी हाँ, जो है सांस सेहतमंद जो लेने में लोग हैं, मसला हो रहा है, यस। फिर पसीने भी आ रहे हैं, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई इशू शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये मौसम बहुत ही ख़राब मौसम होता है, जिसमें बंदे की वैसे ही सांस रुक जाती है और इतना पसीना और घबराहट होती है कि बगैर बीमारी के बंदा जो है वो घबराहट और पसीने के साथ चलता रहता है। तो उसमें इस मौसम में ज़्यादा बेहतर होता है कि पानी ज़्यादा पिएँ, उसमें नमक का भी इस्तेमाल ज़्यादा हो, स्पेशल शिकंजबीन वगैरह पिएँ, ताकि आपके पसीने की शक्ल में जो आपका नमक इससे निकलता है जिस्म से, उसकी कमी पूरी हो जाए। ये इनको आई थिंक जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करते हो ना, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को बाकायदा 3 महीने के बाद दिखा दिया करें। और अच्छी बात यह है कि इनकी जो एंजियोग्राफी में कोई ऐसी बात नहीं निकली जिसमें इन्हें स्टेंट या बाईपास करवाना पड़े। सही सर, जिस तरह कि आपने कहा कि मौसम ऐसा है, ये सांस लेने में मसला हो रहा है, लेकिन आई एम ग्लैड कि यू टॉक्ड अबाउट इट, कि इसमें ये है कि आपने पानी की इनटेक अपनी अच्छी रखनी, क्योंकि जब बाहर बारिश हो रही होती है तो हम चाय का सोचते हैं, और चाय जो है वो डायूरेटिक है, यानी आपके जिस्म में से और ज़्यादा पानी निकालती है। तो स्पेशली जो दिल के मरीज़ हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह कि आपने कहा नींबू पानी ले सकते हैं, और किसी फॉर्म में पानी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इस मौसम में पानी पीने का दिल नहीं करता, पकौड़े खाने का दिल ज़्यादा कर रहा होता है। सर, इसी तरह आपने ये बात की कि एंजियोग्राफी पे कभी कभी माइनर डिजीज़ निकल आती है और पेशेंट उसको इतना सीरियसली नहीं लेता, तो क्या माइनर डिजीज़ भी अगर आप एहतियात नहीं करें तो क्या वो मेजर डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती है? क्या माइनर डिजीज़ में भी ब्लॉकेज आ सकती है? सर, इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं इंतजार हसन बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी, सवाल पूछेगा। मेरा ब्लड प्रेशर का मसला, मैंने तकरीबन मुसलसल 4 हफ्ते ब्लड प्रेशर चेक कराया तो लो आ रहा है। पहले हफ्ते में मेरा ब्लड प्रेशर आया था 105/67 है। सही। फिर ठीक है। दूसरे हफ्ते में चेक कराया था, उस हफ्ते में आया था 94/61। ठीक है। फिर तीसरे हफ्ते चेक कराया था 111/61 आया था। सही है। ठीक है, ये बताइएगा उम्र क्या है आपकी? 103/61 आया था। इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। ठीक है, एज क्या है आपकी? एज 30 ईयर्स है मेरी। ठीक है, खुराक ठीक है, पानी वगैरह सही पी रहे हैं? बाजी खुराक तो ठीक है, डॉक्टर साहब ने बताया कि दूध वगैरह दही और फ्रूट वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है, इसके बारे में उसने रोका हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं इस्तेमाल करने। खानदान में किसी को दिल का मसला है क्या? वजन ज्यादा है आपका? नहीं, वजन मेरा 60 किलो है और दिल का मसला तो किसी को नहीं है। डॉक्टर साहब ने ये बोला था फ्रूट वगैरह दूध नहीं इस्तेमाल करोगे तो रेशा बन जाएगा। शुगर है? अच्छा, ठीक है। शुगर है आपको? नहीं, शुगर नहीं है। ठीक। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। इन्होंने बताया कि वो मेरा ब्लड प्रेशर कम है, और हम अपने बाकी जो पिछले प्रोग्राम में कई हम दफा सब बता उम्मीद चुके करते हैं कि इतना ये कम। जो ब्लड प्रेशर इन्होंने बताया 3-4 दफा इन्होंने चेक करवाया, जो बताया वो सारे का सारा नॉर्मल है। बहुत अच्छा है। आपका बल्कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक जी। है, नॉर्मल है। देखिए, जो ब्लड नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 90/60 और ऊपर वाला 140/90, इसके दरमियान में जिधर भी है ब्लड प्रेशर वो आपका नॉर्मल है। और उसको आप जब भी आप डॉक्टर साहब से ब्लड प्रेशर चेक करवाएं तो उन्हें कहिए, लिख दें कि आज मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। तो अगर इस रेंज में है, यानी 90-60 या इसकी अंदर की रेंज में, और 140-90 से नीचे है, तो ये नॉर्मल, इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है, बल्कि आपका ब्लड ये बहुत प्रेशर, अच्छा जी। ब्लड प्रेशर है। और कहीं भी कोई किसी के लो ब्लड प्रेशर है तो उसकी बात पे यकीन ना करें, वो आपको खामखा परेशान कर रहा ऐसे है। ही आप बिल्कुल नॉर्मल है, सेहतमंद है, और आपको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, अच्छी बात ये है सर कि ये एक बड़े अच्छे पेशेंट हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा है। अच्छा, इन्होंने अपना काम कर दिया, डॉक्टर के पास भी चले गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने इनको कहा है कि आपने, उस पर भी बात कर लेंगे कि फ्रूट क्यों नहीं खाना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं फातिमा बात कर रही हूँ झेलम से। जी फातिमा, सवाल पूछिएगा। जी, मेरे फादर का बाईपास हुआ था 2023 में। ठीक है। जी, तो उसके बाद वो मेडिसिन ले रहे थे, तो 2 वीक्स अगो हमने इनका चेकअप कराया डॉक्टर साहब से। तो उनकी टांग में दर्द, राइट वाली टांग में बहुत दर्द है नीचे पास। तो क्या वो कोई इसका, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसका कोई रिलेशन है वो उनकी हार्ट के साथ या? अच्छा, ठीक है। उनके दिल के टेस्ट वगैरह ठीक है? उनको कोई सांस में मसला, दिल में दर्द वगैरह तो नहीं आ रहा? दवाइयाँ ले रहे हैं? नहीं, ये 2 हफ्ते पहले टेस्ट कराए थे हमने। ठीक है। अच्छा, बताया था, उन्होंने कहा कि घुटने का दर्द है, ओके, लेकिन टेस्ट करवाएं। घुटने का दर्द है, ठीक है। दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं वो?
अभी जो लो प्लेट और एट्रोवी बस खा रहे हैं, और सारे उन्होंने दी थी एक महीना पैरास्टामोल के दर्द के लिए खा ली। अच्छा वो ठीक तो है। पहले खाते रहे थे, इतना फर्क नहीं पड़ा। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र है 60 ईयर्स है। वो और पूरी टांग में दर्द होता है, कभी पूरी टांग में दर्द हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, कमर से नीचे की तरफ? नहीं, ये काफ नहीं होता, कभी कभी नी के पास, कभी ये जो नीचे वाली होती है ना टांग। ठीक है, और एक टांग में ही हो रहा है, दूसरी में नहीं हो रहा? दूसरी में इतना नहीं हो रहा। पहले तो चलते हुए होता था, अब लेटे हुए भी होता है। ठीक है, सही। सर सवाल पूछना चाहेंगे या जवाब दें जी, इनको? जी, बस ठीक ठीक है, है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी और सर। पहला तो इनको सवाल का ये जवाब दें कि ये इसका दिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ सही। ये नॉर्मली होता है कि स्टेज में आके कई दफ़ा आपकी जो मोरे साइड हैं, पेन्स हाँ, निकल कमर आते के हैं, मोरे जी। हैं, और उसमें से कई दफ़ा होता है क्योंकि नर्व दब जाती है sciatica और उसमें पेन होता है, और कई दफ़ा सिर्फ मस्कुलर पेन होता है। उसमें बेस्ट यही होता है कि अगर आप पेन किलर इस्तेमाल करें, और कोशिश ये करें कि वॉक वगैरह करें, और वॉक आधा घंटा करें। और अगर आपको वॉक करने से कमर में दर्द और टांग में दर्द हो तो फिर एक दफ़ा जो स्पाइनल सर्जन है या सर्जन है या ऑर्थोपेडिक वाला है, उन्हें ज़रूर दिखा दें। और कई दफ़ा सिर्फ सिंपल पेन किलर लेने से ही वो ठीक हो जाता है, उसका हार्ट के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, दवाई भी जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी कोई वो ऐसा ठीक, साइड जी, इफेक्ट उसका नहीं है। कोई साइड तो इफेक्ट आप किसी ऑर्थोपेडिक को दिखा लें या र्यूमेटोलॉजिस्ट को दिखा लें। मोस्ट प्रॉब्ली ये एज रिलेटेड इनको इश्यूज हो रहे हैं, और इसमें भी हम हमेशा से ये कहते हैं कि अगर आप चलते फिरते रहेंगे तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो भी एक्टिव रहेंगे, और बॉडी भी, तो आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं वहीं पर हल हो जाएंगे। बहुत सारे मसले सर देखें चलने से ही हल हो जाते हैं, कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन ये निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है घर से। इंसान अपने ही जहन में बड़े बहाने बनाना शुरू कर देता है कि जी अभी मैंने ये करना है, अभी बारिश हो रही है। और स्पेशली सर बारिश के मौसम में फिर क्या ऐसी एक्टिविटी रखें कि इंसान एक्टिव भी रहे और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाए? क्या कहते देखिए हैं? उसमें से नॉर्मली तो होता है, देखिए बारिश होती है थोड़ी देर के लिए होती है, फिर आपके पास टाइम होता है, मौसम बेहतर होता है, वॉक के लिए ठीक हो जाता है। वही वाली बात है कि आपको आदत डालने की ज़रूरत है, और इसको ऐसे आदत डालें कि जैसे आपको नुस्खा या दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी जान के लिए आधा घंटा पूरे 24 घंटे में निकालना है, जिसमें मैंने सेहत पे फोकस करना है। जो कमा रहा है, जो खा रहा है, वो अपनी सेहत के लिए खा रहा है। सेहत है तो आपका सिस्टम चलेगा, सेहत नहीं है तो आप बीमार हो जाएंगे और आप कोई काम करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो आपका पहला फोकस आपकी सेहत पे होना चाहिए, और जिन चीज़ों से, खाने पीने से और एक्सरसाइज से आपकी सेहत ठीक रहती है, उस पर अमल करना चाहिए। चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप आधा घंटा चलने और ये निकाल लें कि मैंने आधा घंटा अपने लिए निकालना है अपनी से, तो वो फिर आपकी आदत बन जाएगी और चलना शुरू करेंगे, और आपकी चलने में ही आपकी जो सारी बीमारियों का इलाज है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमने यही कहा था कि अगर इंसान एक दफ़ा ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, जाहिद इकबाल कोट बख्शा पाकपतन से बात कर रहा हूँ जी जाहिद साहब, सवाल पूछिएगा। जी मैं खब्बी साइड यानी कि लेफ्ट साइड पर सोता हूँ ना, तो दिल जो है ना वो बुड़ने लगता है, घबराहट पैदा होती है। अच्छा ठीक है, ये कब से हो रहा है और उम्र क्या है आपकी? उम्र जो है मेरी 40 साल है, यानी कि 40 साल है। अच्छा ठीक है, तो वजन ज्यादा है क्या आपका, और सिगरेट तो नहीं पीते आप? नहीं, सिगरेट वगैरह नहीं पीते। वजन मेरा तकरीबन 55-56 होता है। अच्छा ठीक है, वजन भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है, शुगर तो नहीं है? शुगर भी नहीं और ब्लड प्रेशर भी नहीं है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर को चेक करवाएं। जी किसी डॉक्टर को दिखाया है? कोई परेशानी तो नहीं है आजकल आपको? परेशानी तो आजकल सबको भी है, ऐसी तो कोई बात है, नहीं लेकिन ज्यादा। सही है। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ जब आप करवट लेते हैं तो फिर सांस ठीक हो जाता है आपका? हाँ, फिर सुकून आ जाता है। कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं हुए दिल के? दिल के टेस्ट कोई भी नहीं करवाए, एक डॉक्टर को चेक करवाया था। ठीक है, पाकपतन में आसिफ मुनीर चौधरी साहब, तो क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं करवाई, उन्होंने वैसे ही गोली दे दी थी एस्कार्ड। अच्छा ठीक है, खुद ही से उन्होंने गोली दे दी, तो कोई खून के टेस्ट वगैरह नहीं हुए आपके? नहीं, उन्होंने करवाए हिस्ट्री है। ठीक है, फैमिली में किसी को दिल का मसला है आपके? नहीं, पहले से तो नहीं, किसी को भी नहीं। सही है, ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं? और बस खेती बाड़ी करते हैं, देहात में रहते हैं। ठीक है, चले, एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी हाँ, इनका सवाल था कि मैं अब अपनी बाईं तरफ सोता हूँ तो मुझे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। उसमें से नॉर्मली ये होता है कि अगर डॉक्टर को दिखाया, देखें कोई पैदाइशी दिल की बीमारी तो नहीं है, या फिर कोई वेल्वर हार्ट डिजीज़ तो नहीं है,
कोई ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इनको कोई और तकलीफ़ नहीं होती और चलने से भी कोई तकलीफ़ नहीं होती और उन्हें चाहिए कि एहतियातन एक ECG और एक छाती का एक्सरे हाँ, करवा एक्सरे लें। ज़रूरी है, और हो सकता है कुछ भी ना हो, कुछ ठीक लोग है। जो है बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि जी बाईं तरफ सोने से दिल नीचे आ जाता है और धड़कना शुरू हो जाता है। उन्हें ये डर होता है कि बाईं तरफ कहीं दिल के ऊपर तो नहीं हम सो जाते और हाँ। दिल दब जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है। दिल बहुत अंदर पड़ा हुआ होता है और कोई भी करवट ले ले तो दिल को कुछ नहीं होता। सर ये बल्कि एक सवाल भी था, बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं कि किस तरफ और किस करवट सोना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने लेफ्ट साइड पे नहीं सोना इसी वजह से, क्योंकि आप जब सोते हैं तो आपका हार्ट नीचे होता है और उनका ख्याल ये होता है कि पूरा वेट उस पर जा रहा है। तो ये ज़रा आप क्लैरिफाई बिल्कुल, करें। आई थिंक करवट का दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे आप बाईं तरफ या दाईं तरफ सोएं, चाहे उल्टे सोएं, कोई उस पर असर नहीं पड़ता। इसलिए वो कई दफ़ा जहन में आ जाता है कि बाईं तरफ सोने से धड़कनों, कुछ लोग फिर सो ही नहीं सकते, इतने घबराते हैं वो सो ही नहीं सकते। और नफ्सियाती जोर होता है, अदरवाइज दिल पे कोई असर नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने दिल को ऐसे बनाया है और ऐसे पैक किया हुआ है कि वो बिल्कुल महफूज है, बहुत चाहे- महफूज, बिल्कुल बहुत बहुत महफूज महफूज है। और जब डॉक्टर ने इवन ऑपरेशन करना होता है तो कितनी लेयर्स हैं उसके ऊपर जो कि काट के आपको दिल तक जाना होता है। तो करवट आप किसी भी सोए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं हसन शाह बात कर रहा हूँ अटक सिटी से। जी सवाल पूछिएगा हसन। अच्छा, ये डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि मेरी वालदा साहिबा हैं, वो हार्ट की पेशेंट हैं और उनका ना एंजियोग्राफी कराई गई है, लेकिन उनके 2 मेन वाल लीकेज है ना, ठीक है। और उनकी ब्लड लीक हो रहा है और वो मेडिसिन यूज कर रही हैं, लेकिन उनकी इतनी कमजोरी हो गई है कि वो अब चल नहीं सकती, मतलब वीकनेस काफी होती जा रही है। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा उम्र क्या है उनकी? उनकी 62 ईयर है। और कितनी लीकेज है, कुछ पता है आपको? उनकी अभी EF 40% है और डॉक्टर साहब ने बताया था कि वाल रिप्लेस होना है इनका, एक अच्छा MVR लिख के ठीक है। भेजा है इको पे। तो उन्होंने क्या कहा था आप तब पूछना तक क्या था? दवाई इस्तेमाल करें, और आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि कमजोरी होती जा रही है तो अब क्या करें? जी, कि उन्हें एक तो वीकनेस बहुत हो गई है और एक उनके लूज मोशन लगे हुए हैं, तो उसके लिए क्या मेडिसिन वो यूज कर सकती हैं? अच्छा, ये कब से उनका स्टमक कब से अपसेट है? ये तकरीबन अराउंड अबाउट 3 से 4 डेज हो गए हैं। अच्छा ठीक है, उसके लिए किसी डॉक्टर को दिखाया है, कोई दवाई इस्तेमाल की है? बुखार बढ़ता डॉक्टर साहब को पहले दिखाया था, उन्होंने अमोडियम के कैप्सूल्स वगैरह दिए थे, सही। वो यूज किए थे, लेकिन उनके साथ कोई खास फर्क नहीं पड़ा ना। ठीक है, साथ कोई बुखार भी है, कोई खांसी, कोई और पेशाब में नहीं, जलन वगैरह? नहीं, खांसी वगैरह भी नहीं है और पेशाब भी मतलब है रूटीन वाइज ठीक आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक इनका वाल्व लीक कर रहा है, वो आई थिंक माइट्रल वाल्व लीक कर रहा है और डॉक्टर साहब ने बताया हुआ कि इतना लीक कर रहा है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। सही। इन्हें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि उससे दवाइयों से तो उसने ठीक नहीं होना और वाल्व रिप्लेस होगा तभी जाकर ठीक होंगे। बाकी जो अभी पेट का बता रहे थे, पेचेस वगैरह लगे हुए हैं, ये वक्ती तौर की बात होती है, डॉक्टर साहब को दिखाएं। ओमोडियम जो है उस वक्त होता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और कोई इन्फेक्शन ना हो, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन या गैस्ट्रोएंटाइटिस हो तो उसके लिए कोई एंटीबायोटिक कोर्स चाहिए होता है। तो वो वही डॉक्टर साहब जो देखेंगे वही देखेंगे कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं है। और फिर अदरवाइज जब इनको मोशन लगे हुए तो ज़्यादा इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पानी की कमी ना हो, और पानी का जो है वो और उसी वजह से सर इनको कमजोरी भी हो रही है, जो है क्योंकि वो पानी डायरिया निकल की रहा है वजह से हो जिस्म सकती से। है। जी हाँ। और ऐसे में सर ये भी है कि इनको बहुत ज़रूरी है कि ये हाथ अच्छे तरीके से, घर में सारे लोग अच्छे तरीके से धोएं, क्योंकि अगर ये वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस है तो ये एक से दूसरे को लगता है, तो ये ना हो कि बाकी लोग भी बीमार हो जाएं। बाकी ये है कि जिस तरह के सर ने कहा कि इनकी फ्लूइड इनटेक, पानी की इनटेक यखनी की फॉर्म में, या आप इनको नरम ग़िज़ा दे सकते हैं, और साथ डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें। सर यहाँ पर कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं फारूक हुसैन बोल रहा हूँ क्वेटा से। जी, ये फारूक मैं साहब। एक तो शुगर का पेशेंट हूँ, हिमोलिन आर और एन लगाता हूँ इंसुलिन, और ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैं कोइजीले इस्तेमाल करता हूँ 50 mg। लेकिन मेरा यूरिया जो है ना वो 60 है और क्रिएटिनिन 1.7 है। अच्छा। तो मैं बड़ा इस सिचुएशन से परेशान हूँ। पिटालो एक गोली है वो मैं लेता हूँ कोलेस्ट्रॉल के लिए, पिटालो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो डॉक्टर साहब। और राइट बंडल मेरा बाई बर्थ ब्लॉक है, ECG मैंने 1000 दफा करवाई है, तो मेरा राइट बंडल ब्लॉक है, तो मैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। अक्सर मुझे हर दिन वो एक लेनी पड़ती है कैपोटीन, जुबान के नीचे 25 mg, कभी 50 mg रखनी पड़ती है। अच्छा। तो ये काफी सारे इश्यूज है, कंधों में दर्द रहता है, सर में दर्द अभी भी बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूँ। ठीक है, उम्र क्या है और ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं?
मैडम मेरी 48 ईयर एज है। किस ब्लड प्रेशर के लिए मैं को इजी डे यूज करता हूँ और पिटालो यूज करता हूँ कोलेस्ट्रॉल के लिए जी 2 mg। कितना रहता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है और कंट्रोल नहीं ब्लड हुआ तो प्रेशर- डॉक्टर को आपने कंसल्ट नहीं किया कि वो दवाई एडजस्ट करे आपकी? जी जी कई दफा मैं गया हूँ, टेस्ट लिख देते हैं डॉक्टर, वो करवा लेता हूँ। अभी यूरिया बढ़ा हुआ है 60 है और क्रिएटिनिन मेरा प्रेशर कितना 1.7 है। ठीक है भाई, ब्लड प्रेशर कितना होता है आपका? ब्लड प्रेशर 190/110 होता है, कभी 120/210 होता है। इस तरह कंट्रोल नहीं हो रहा। मतलब मैं काफी दवाइयां बदल चुका हूँ ब्लड प्रेशर की। एवसार प्लस भी यूज कर चुका हूँ 10 mg, कभी 5 mg। ठीक है। खाने में एहतियात कर रहे हैं, वॉक करते हैं, सिगरेट नोशी तो नहीं कर रहे? नहीं कोई सिगरेट नोशी मैं नहीं करता। बस मेरी नमक का routine ऐसी इस्तेमाल डाइट- कम है? जी नमक मैं वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि वो मेडिकेटेड एक नमक आता है ब्लड प्रेशर के लिए, वो यूज करता हूँ। मेरी रूटीन ऐसी, मैं सुबह 7:30 जाता हूँ, कंपनी सही। में जॉब करता हूँ, सही, तो ठीक रात है। को 9-10 बजे मैं वापस आता हूँ। वहां का तो टाइम मुझे नहीं मिलता है। सही है, ठीक है सर, जवाब दें। पहली भी पड़ी हुई है तो मैडम ये काफी इश्यूज हैं। डॉक्टर साहब से कहें कि मेरा कुछ अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ा नाम है, मेरा फख्र है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मेरा ये मसला हल कराएं। ठीक है सर, सवाल कोई पूछना जी चाहिए? नहीं, बस ठीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। आई थिंक इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है और डायबिटिक भी हैं। और डायबिटिक भी हैं, और दोनों का गुर्दों पे ऊपर असर जी, होता है। और और जब वो- तक इनका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे नहीं आएगा, बल्कि इनका ब्लड प्रेशर 120/80 और 130/80 के करीब होगा, बिल्कुल। तो फिर जाके इनके गुर्दों पे ये जो डैमेज हो रहा है वो रुकेगा। इनका क्रेटिनिन भी ज़्यादा है, यूरिया भी ज़्यादा है, और शुगर जो है, इन्होंने शुगर नहीं बताई कि वो कंट्रोल रहती है कि नहीं रहती। दोनों का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इनकी शुगर सुबह की 120 से ऊपर ना जाए, और शाम वाली खाने से पहले शुगर 160 से ऊपर ना जाए। सही। इस हिसाब से वो टाइट इंसुलिन की जो डोज एडजस्ट करें, और ब्लड प्रेशर इनका 140/90 से हमेशा नीचे होना चाहिए, और प्रेफरेबली इनका ये होना चाहिए कि 120/80 और 130/80 के क्योंकि ये करीब होना डायबिटिक चाहिए। हैं, बिल्कुल। और इनको डॉक्टर साहब के पास जाएं जो इनका ये ब्लड प्रेशर इस पर रखे। मैं देखा तो नहीं है, लेकिन मैं एक सेफ सी मेडिसिन इन्हें तजवीज़ कर देता हूँ जिसका कोई आगे से कोई नुकसान नहीं है, और वो है लोडोपिन। यानी कि एक एम्लोडिपिन गोली है, LODOPIN, 5 मिलीग्राम की, ये इसके साथ ले लिया करें। और अगर इस 5 मिलीग्राम से हफ्ता 2 हफ्ते इंतजार करें, 190/10 से नीचे या 140/90 से नीचे नहीं आते, तो ये 5 के बजाय 10 मिलीग्राम वाली ये गोली ले लें कोइजिडे के साथ ही। सही। और होपफुली उससे जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इन्हें चाहिए कि वहाँ पे कोयटा में किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं कि इनको बड़ा क्लोज मॉनिटर करने की ज़रूरत है। इनके गुर्दे की जो डैमेज है उसको रोकने की ज़रूरत है, और ये अभी यंग एज में है, और शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक दफ़ा ये दोनों चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी तो इनका किडनी का जो डैमेज है वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह रुक जाएगा। वरना अगर यही स्पीड रही, यही ब्लड प्रेशर रहा और शुगर कंट्रोल ना रही, तो आगे से गुर्दे फेल होने का डर है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इनका ब्लड प्रेशर है और जो इनकी शुगर है वो इनके किडनीज को अफेक्ट कर रही है, और टेस्ट वही दिखा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने इन दोनों को कंट्रोल करना है, वरना खुदा ना ख्वास्ता जिस तरह के सर ने बताया कि कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। और सर इस तरह में हम हमेशा से ये भी कहते हैं कि अगर आपसे खुद कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते हैं। वहाँ पर आपको इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, मॉनिटर किया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल कर ली जाएगी, और फिर आपने उसी को कंटिन्यू करना है। सर ने दवाई भी बताई है, वो भी आप इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, मैं लियाकतपुर से बोल रहा हूँ। जी लियाकत साहब, सवाल पूछे। मेरा सवाल ये है कि मेरा नाम गुलाम रसूल है। मैं पिछले साल भी अटैक हुआ था हार्ट का। ठीक है। फिर ना मेरे एंजियोग्राफी कराई थी, 2 मेरी छोटी बांध है। एंजियोप्लास्टी करवाई, उसमें फिर उन्होंने मतलब वो स्टड नहीं डाले, उनके साथ 2-3 घंटे लगे रहे, स्टड नहीं डाले। खोल दिया उन्होंने, ठीक है। ठीक है, स्टड नहीं डाले। उसके बाद मतलब है ना, उन्होंने दवाई लिखी दे दी, वो कॉम्प्लेक्स है, कोई नेप्रोल गोलियां हैं, कोई इंजेक्शन है, बस यही कहते खाते रहो, उसके और हल कोई नहीं। सही। 2 घंटे लग रहे हैं, वो तारे वगैरह डाल देते बाजू से, लगे कब की ना बात? उसमें स्टड नहीं डाले। अच्छा ठीक है, ये कब की बात है और अभी क्या मसला हो रहा है? पिछले आपको दवाई आप साल- इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाई यही खा रहा हूँ मैं, 2-4 दफा गया रही भवरपुर से दवाई लाता हूँ, डॉक्टर असमा मीर। सही। तो वो कहते भाई यही कंटिन्यू दवाई खाते रहो, बस उसके अलावा कोई हल नहीं। अच्छा, आराम ये है तो कब हुआ था और अभी आप बेहतर हैं? कोई अलामात आ रही हैं अभी जिसकी बेहतर है, वजह से परेशानी? पिछले साल मुझे हुआ था मार्च में। ठीक है। हाँ, 23 में मार्च में हुआ था। फिर मैं 3-4 दिन जो अपना जी, और तो बता अभी रहा हूँ। पूछना क्या चाह रहे हैं कि दवाई यही इस्तेमाल करूं या कोई अलामात आ रही है? काम करूँ ना, हल्का हल्का पिछले यानी कि कंधे पे दर्द शुरू होने जाता है। ब्लड प्रेशर तकरीबन नॉर्मल रहता है। ठीक है। तो अभी कोई रिसेंटली टेस्ट हुए हैं, कोई अभी डॉक्टर ने करवाए हैं? आप कह रहे हैं जब से दर्द आ रहा है।
वो एंजियोग्राफी कराई थी, मैं हर महीने बाद चेक करवाता हूँ, वही गोली लेके देते। एंजियोग्राफी तकरीबन नॉर्मल आ रही है। अच्छा ठीक है। और ये दर्द बैठे बैठे होता है या काम करते वक्त होता है? अभी काम करते हुए, ज्यादा काम करो ना, पीछे से ना, पीछे कंधे पे हल्का हल्का दर्द होना। अच्छा, फिर डॉक्टर से जब एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकी थी तो फिर उसने क्या बताया था कि ऑपरेशन करवाना है या दवाइयाँ ही जारी रखनी है? ठीक है। उन्होंने बोला भी, हाँ, उन्होंने बोला था कि दवाइयाँ खानी है, एंजियोग्राफी नहीं होगी। बहुत रही अपने लाहौर है कोई गुर्दी अस्पताल, उन वहाँ से जाओ, वहाँ से होगा। अच्छा, कहता है जो जैक अंदर से बना हुआ ना, उस वजह से अपने वो डॉक्टर। सही, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर मुझे सही इनकी समझ में नहीं आई है, लेकिन ये कुछ ये कह रहे थे कि एंजियोप्लास्टी इनकी हुई है, लेकिन फिर ये कह रहे थे कोई दवाइयाँ दी हैं, तो आप बताइए। जी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे इन्होंने एंजियोग्राफी की और एंजियोप्लास्टी करने की कोशिश की और एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकी। ठीक है। वो टेढ़ी मेढ़ी नालियाँ थी, उसमें से नहीं गुजर सके। जब ये ऐसे होता है, देखें ऐसे होता है कि कई दफ़ा नाली इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती है या उसमें इतनी कैल्शियम होती है कि उसमें से स्टेंट गुजर नहीं सकता। फिर अगर गुजर नहीं सकता तो फिर डॉक्टर ने ये डिसाइड करना होता है कि इस मरीज़ के लिए क्या करना है। क्या अगर स्टेंट नहीं डल सका तो क्या दूसरा तरीका इलाज बाईपास है, बाईपास सर्जन के पास भेजना है ताकि ऑपरेशन हो जाए, और या फिर किसी और जगह भेजना ताकि एक और कोशिश हो जाए कि उसको नाली को खोला जा सके, स्टेंट डाला जा सके। अगर तो इनका ये सिलसिला है कि ये दवाइयाँ खा रहे हैं और दवाइयाँ उसने अच्छे तरीके से जो डॉक्टर ने लिखी हुई हैं और इनके सिम्टम ठीक है, उन्हें तकलीफ नहीं होती, फिर तो ठीक है, दवाइयाँ जारी रखें। लेकिन अगर नहीं है तो वहीं आई थिंक बाईपास भी उधर होता है, भावलपुर में बाईपास होता है। मैं अभी रिसेंटली अस्पताल का दौरा करके आया हूँ, वहाँ पे वहीं पे इनका बाईपास भी हो सकता है। उन्हें कहें कि वो डॉक्टर साहब जिन्होंने स्टेंट डालने की कोशिश की नहीं गुजरी, तो उन्हें कहे कि मुझे सर्जन के पास रेफर कर दे जो बाईपास करता है, तो वो फिर हो सकता है कि आपका दूसरा ऑप्शन जो आपका इलाज हो बाईपास का। इन द मीन टाइम जब तक आपको वो बाईपास या नया इलाज नहीं होता, अपनी दवाई जो है बाकायदगी से जारी रखें। हाँ, क्योंकि इनको दर्द भी आ रहा है, तो बड़ा ज़रूरी है कि ये जल्द से जल्द ये सब कुछ करवा लें। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी, मोहम्मद परवेज बात कर रहा हूँ जी, गुजरांवाले से। जी, सवाल पूछे जी कि भाई जी मैंने पूछा था ना जी, जब मैं ना जब चलता हूँ या बैठता हूँ या लेटता हूँ ना, तो मेरी ना सांस बहुत ज्यादा फूल जाती है। अच्छा, ठीक है। तो भाई मैंने ना इससे पहले वो एक मेडिसिन इस्तेमाल करूँ, एक तो डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिसिन दी है खून पतला करने वाली की, ये ना आप खून पतला करने वाली, तो एक दिल की पट्टों की ताकत के लिए दी है। ठीक है, कौन सी वाली? जी उनका नाम तो भाई हम पढ़ो पता नहीं उनका नाम नहीं आता, लेकिन सही, ठीक है। उम्र क्या है आपकी और कोई आपको जो है ब्लड प्रेशर है, शुगर है? जी नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। खानदान में किसी को दिल का मसला था? जी अभी तक तो अल्लाह ना करे किसी को नहीं था जी। अच्छा, ठीक है। कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं अभी आपके? जी टेस्ट वगैरह भी हुए। दिल के टेस्ट हुए हैं, ठीक है? वो दिल कमजोर तो नहीं? जी कह रहे थे कि दिल के ना पट्टे को थोड़े बहुत कमजोर है आपके। कितने फीसद काम कर रहा है दिल? जी उन्होंने फीसद नहीं बताया ना, उन्होंने कहा था कि बस थोड़े बहुत में ये मेडिसिन खाएं तो ठीक, उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन सिर्फ उन्होंने रिकॉर्ड करके ना जी तो ये कहा था कि आपके ना थोड़ी पट्टों की कमजोरी है, उसके लिए मेडिसिन दी है और एक खून पतला करने वाली मेडिसिन दी है। अच्छा, ये कब हुआ था और कब से आप ये दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? ये दवाई में तकरीबन 5 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फाका नहीं हुआ? कोई पेशाब और गोली भी इस्तेमाल कर रहे हैं? फर्क नहीं पड़ता जी। अच्छा, ठीक है। पेशाब के लिए भी कोई दवाई दी है? नहीं जी, पेशाब, हाँ पेशाब के लिए इस दफा उन्होंने इस महीने में दवाई दी उन्होंने, उस समय जब मैं वो गोली खाता हूँ तो वो यानी कि छोटा पेशाब मुझे ज्यादा आता है। जी, दी भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी या इनका सवाल था कि आई थिंक इनके हार्ट कमज़ोर है, इंजेक्शन फ्रैक्शन कम है, पंपिंग कम है, और उसके लिए उन्होंने दवाइयाँ दी हुई हैं। और सांस जो देखें, जो पेशाब आवर गोली है ना, वो पेशाब आवर गोली जो आपकी सांस के लिए होती है, वो आपके फेफड़ों में जो पानी होता है जिससे आपकी सांस खराब होती है, वो पानी निकालती है, और फेफड़ों से पानी निकलेगा तो आपकी सांस ठीक होगी। मरीज बहुत ज़्यादा करते हैं, जब उन्हें पेशाब ज़्यादा आता है उस गोली से तो वो गोली बंद कर देते हैं, और वही उनका इलाज। आज ने पूरे नुस्खे में अगर देखा जाए तो उनके लिए जो सबसे जो आराम उन्हें देती है वही गोली एक देती है। हाँ। उसको बंद करेंगे तो आपको फिर वही तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो वो दवाई आप डॉक्टर साहब से बात करके उसकी खुराक कम कर सकते हैं, उसे बंद नहीं कर सकते। सही। वो बंद करेंगे तो आपके फेफड़े पानी से भर जाएंगे और आपकी सांस रुक जाएगी और आपकी जान चली जाएगी। इसलिए बहुत खतरनाक है कि अगर आप इस तरह की गोली बंद करें और उसमें से आपकी सांस खराब हो जाए। बिल्कुल सर, यही मसला है कि बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया कि यही होता है कि पेशेंट जो है वो बार बार जब उसे वॉशरूम जाना पड़ता है तो ओल्ड एज में उनको वो एक मसला लगने लग जाता है, तो वो खुद
खुद ही दवाई बंद कर देते हैं, कहते हैं ये वाली दवाई मैं खाता हूँ तो इससे मुझे ज़्यादा पेशाब आता है। और जिस तरह कि आपने कहा कि अगर फेफड़ों में पानी आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली वो आपकी सांस भी मुतासर होगी, आपका दिल भी मुतासर होने लग जाएगा, क्योंकि पूरे जिस्म में आपके पानी पड़ रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये दवाई इस्तेमाल करें। और यहाँ पर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाजिया बोल रही हूँ रमनाबाद से। जी शाजिया, सवाल पूछिए। पहले तो आपकी तारीफ करनी थी, आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा प्यारा है और डॉक्टर साहब भी। जी जी, हमसे बात करें। हाँ जी, और वो जो है ना, रात को सोते हुए, एज मेरी है 33। तो रात को सोते हुए ना दिल का वो जो ऐसे हो जाता है जैसे कुछ दिल के ऊपर आके बैठ गया, ऐसे ना बंद हो जाता है एकदम से, दिन को भी और रात को भी ऐसे हो जाता है। फिर एकदम मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, टेस्ट वगैरह सब कुछ ठीक है, शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। और ये बताइएगा कि थायराइड के कोई टेस्ट हुए हैं? वजन तो नहीं ज्यादा आपका? खून की कमी तो नहीं है? हाँ जी, वजन ज्यादा है। कितना? ठीक है, कितना है? पता नहीं, ज्यादा ही है, अभी तो नहीं करवाया, लेकिन बहुत ज्यादा है। और दिल की ईसीजी भी करवाई थी, वो भी ठीक है। ठीक है, वॉक वगैरह करती हैं आप और कोई परेशानी तो नहीं है आजकल? और ये कब से आपको ये मसला हो रहा है? ये काफी सालों से है। डॉक्टर को भी चेक करवाया था और गर्दन में इतनी तकलीफ है, लेफ्ट दिल की तरफ ना गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है, और दिल के ऊपर जो है वो फिर बाजू में भी जाता है। ये बताइए, एको हुआ है कभी आपका? अल्ट्रासाउंड दिल का। अल्ट्रासाउंड जो होता है दिल का? नहीं, वो नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। और ये बताइएगा, खानदान में किसी को दिल का मसला है? खानदान में नहीं है। वालदा का ना बीपी का पूछना था, उनका ना जो है नारवास की गोली खाती हैं जी। तो कितना होता है ब्लड प्रेशर उनका? उनका कितना होता है? ज्यादा हो जाता है काफी, और नीचे वाला ठीक होता है, ऊपर वाला ज्यादा टेंशन इतनी लेती हैं, और कानों में ना उनके शोर बहुत ज्यादा होता है। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी सर, ये 2 पेशेंट थे, एक इनको ये जो है खुद हैं और एक इनकी मदर। आई थिंक इनका जो मेन मसला है वो ज़्यादातर वज़न का मसला है। उस वज़न की वजह से इनका सांस फूल जाता है, और उसमें से कई दफ़ा जब वज़न ज़्यादा हो और आप लेटते हैं और अगर आप सर ऊंचा ना हो तो पेट का सारा वज़न आपकी चेस्ट पे आ जाता है, पेट ने आपके लंग्स को दबा देता है, और उसकी वजह से आपकी सांस खराब दे और घबरा के आप उठ जाते हैं। तो कोशिश ये किया कि सर को ज़रा ऊंचा करके रात को सोया करें, और सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि वज़न आपका कम हो। वज़न का कम होना बहुत ज़रूरी है। इन्हें चाहिए कि अपनी ईसीजी, छाती के एक्सरे और एक दफ़ा एक्को ज़रूर करवा लें। एक्को जो है वो दिल का अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है। वो कई दफ़ा होता है कि हो सकता है वो नॉर्मल आ जाए, कई दफ़ा होता है कोई पैदाइशी बीमारी चल रही है, या रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है, या मायोपैथी चल रही होती है, तो ये फिर पता चलता है। और हम इन्हें कह दें कि आप नॉर्मल है और वज़न वाला सिलसिला, तो लेकिन ये टेस्ट बेसिक टेस्ट हो जाए तो ज़्यादा ज़रूरी है, और वज़न कम करने की ये कोशिश करें। सही। और मदर इनकी जो है, मदर जो है उनको देखें, उनको जो नारवैक्स ले रही हैं और कहते हैं उनकी आवाज़ें कानों से आनी शुरू हो जाती है, तो नारवैक्स से आती हैं। उन्हें चाहिए कि डॉक्टर से मशवरा करके अपनी गोली बदलवा लें, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। ठीक है। और वो भी जो है उनका भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो एहतियात करें। देखिए, ब्लड प्रेशर कोई ऐसा नहीं है जो कंट्रोल ना होता हो, शुगर ऐसी कोई नहीं है जो कंट्रोल ना होती है। सबसे पहले कसूर मरीज का होता है, वो दवाई बाकायदगी से नहीं खाता, और जिस दवाई 1-2 दिन खाएगा 5 दिन छोड़ देगा, वहाँ से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। अगर आप डेली वो ब्लड प्रेशर खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। और जहाँ पे अगर वो गोली नहीं कंट्रोल करके डॉक्टर से मशवरा करके उस गोली की खुराक बढ़ा देते हैं, या साथ कोई और गोली शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ना जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर 140-90 से नीचे नहीं आ जाता। और इसी तरह शुगर पे डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ना जब तक आपकी शुगर सुबह की 120 और शाम वाली 160 से ऊपर ना जाए। ये चीज़ें फिगर है, ये याद रखनी चाहिए। और एक दफ़ा आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गए तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जिंदगी आसान हो जाती है काफी हद तक। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछे? जी, आमिर रसूल बात कर रहा हूँ कमालिया से। जी जी, मैंने ये पूछना था मुझे हमसे डायरेक्ट बात करें, टीवी की आवाज बंद कर दें। जी टीवी की आवाज बंद कर देता हूँ। मुझे ना दिल का मसला है जी,
तो मैंने इको वगैरह करवाई है। तो उसमें मेरा जो ये दिल का होल का बता रहे हैं कि होल है, मतलब तो वो 27.29 mm साइज है उसका। ठीक है। तो ये कार्डियोलॉजी लाहौर वालों ने मेरा मतलब ये बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी बोली हुई थी मुझे, तो ये होनी थी मुझे मतलब मार्च के महीने में होनी थी, लेकिन उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी मेरा स्टोमा बैग वगैरह लगा था, तो वो दोबारा ऑपरेट हुआ है, तो वो अब सही हो गया। ठीक है। अभी मेरी टांग भी मतलब फ्रैक्चर है। तो ये मैंने पूछना है कि वो मतलब उसका ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा कोई हल वगैरह नहीं है, मतलब कोई मेडिसिन उन्होंने मुझे सजेस्ट नहीं की। अच्छा ठीक है भाई, आप ये बताइएगा उम्र क्या है आपकी? जी मैम मेरी उम्र 28 साल है। और इससे आपको कोई अलामात आ रही हैं, कोई जिंदगी इफेक्ट हो रही है आपकी? बस सीने में हल्की हल्की दर्द हो। सही है, ठीक है। सर कोई सवाल पूछना चाहेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, सवाल का जवाब देते हैं। जी इनका सवाल था कि इनके दिल में सुराख है और उस सुराख में उन्होंने साइज बताया था कि क्या ऑपरेशन के अलावा कोई और इसका हल है। देखिए जब सुराख होता है, ये ASD मुझे लग रहा है जो कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट था, उसमें दो उसके तरीके इलाज है। एक वो एक अक्लूडर होता है, एक स्टेंट की तरह अंदर चीज़ डाली जाती है और सुराख बंद हो जाता है, ठीक है, बगैर ऑपरेशन के, और अगले दिन आप घर चले जाते हैं, उसमें कोई बेहोश वगैरह नहीं करना पड़ता, एंजियोग्राफी की तरह का होता है। एक होता है कि जब साइज़ उसका इतना बड़ा हो और अक्लूडर उस साइज़ का ना हो, डर हो कि वो स्लिप कर जाएगा या एम्बलाइज कर जाएगा, तो फिर वो अक्लूडर वो वाला एंजियोप्लास्टी या स्टेंट वाला काम इंटरवेंशन वो नहीं करते, फिर ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि ऐसे साइज़ का अक्लूडर नहीं है तो फिर आपका ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो सुराख उससे नहीं बंद होता, फिर ऑपरेशन से ही बंद होता है। इतना बड़ा सुराख है कि जो कि फिर ऑपरेशन से ही बंद होगा। तो इसलिए चाहिए कि अगर डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ये भी इन्होंने बताया इनका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद काफ़ी इनके इश्यूज़ हो गए हैं, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक बेहतर है। तो जो ही आपके ये एक्सीडेंट के बाद वाले जो हालात हैं आप नॉर्मल हो जाएं और सर्जन समझें कि आप फिट हैं ऑपरेशन के लिए, तो फिर अपना जितनी जल्दी हो सके ये ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस ऑपरेशन को आप लेट करते हैं तो आपके प्रेशर्स राइट साइड के इतने बढ़ जाते हैं, फिर एक स्टेज आती है कि आपका ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, हाँ इनऑपरेबल आप हो जाते हैं। यानी कि वो इतना प्रेशर होता है कि सर्जन कहता है अगर इसको बंद किया तो इसमें जान जाने का डर होता है। तो ये टाइम होता है जिसमें आप सर्जरी करवा के बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आपका, जैसे आपका हार्ट नॉर्मल है। तो इसलिए इन्हें ये चाहिए कि जब ये फिट हो जाए, ठीक हो जाए, तो इन्हें अपना ऑपरेशन करवा लेना। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि अगर आप वक्त पर इलाज करवा लेते हैं तो वो आपको बहुत सारी तकालीफ से बचा लेता है। और जिस तरह कि आपने कहा कि अगर प्रेशर्स इतने हाई हो जाएंगे तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अभी इनके चूंकि इनका एक्सीडेंट हुआ था तो ये ऑलरेडी शायद हॉस्पिटल में होंगे या इलाज करवा रहे होंगे, तो वहीं पर ये कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ लें कि अगर मैं फिट फॉर एनेस्थीसिया हूँ और मेरा इलाज हो सकता है तो फिर आप ज़रूर ये करवा लें ताकि आपका मसला हल हो जाए। और इन्होंने कहा कि दवाइयों से तो वो आपने बता दिया कि नहीं हल हो सकता। सर फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? फाइनल मैसेज हमारा यही है कि अपनी आज़ादी की कदर करें, सही, जो हमारा यौम आज़ादी आ रहा है, अपने हीरों की कदर करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें और दवाइयाँ अपनी बाकायदगी से जारी रखें, और जो परहेज़ आपको बताया जाए आपकी बीमारी के लिए उस परहेज़ पे अमल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया। हम हमेशा से फाइनल मैसेज देते हैं, लेकिन आज कुछ अशार आपकी नज़र। ए रूहे कायद, आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, मौसम भी नज़र डालेगा तो अब चौंकेगा हमारी मेहनत पर, सूरज भी हमें अब देखेगा तो रश्क करेगा हिम्मत पर। अब ये ना कहेंगे अर्ज़ो समा कि हम दिन ही मनाया करते हैं, ए रूहे कायद, आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं। बहुत शुक्रिया, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।